हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं लिबरलिज्म को। लिबरलिज्म मतलब उदारवाद। देखिए ये जो है उदारवाद, ये 17वीं 18वीं शताब्दी में ये सीन में आया। मतलब उस समय इसके बारे में बातें और थ्योरीज वगैरह बाद में इसमें बिल्ड हुई। ये आया क्यों? ये क्रिटिक था जो फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी मतलब सामंतवादी समाज, जहाँ पे कुछ जो एलीट वर्ग था उसके हाथ में पावर थी, या समाज को आगे ले जाने की जो शक्ति थी, आप स्वयं के बारे में सोचना, वो सब एलीट वर्क करता था। और जो बाकी के जो व्यक्ति हैं वो उनके नीचे रहते थे। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं जैसे भारत के अंदर जमींदारी व्यवस्था, वही ये था। तो उसी के खिलाफ या उसी के आलोचक के रूप में लिबरलिज्म जो है इसकी शुरुआत हुई। अच्छा, एक पुस्तक आई थी 1795 में, परपेचुअल पीस। ये जो बुक थी ये थी इमैनुअल कैंट की। इस किताब के अंदर इन्होंने जो वर्ल्ड पीस, दुनिया में शांति स्थापित करने में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके बारे में इन्होंने इसके अंदर बात की थी। और ये जो बुक है, इस बुक का जो लिबरलिज्म के जो डेवलपमेंट है उसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि गीता ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म इज़ परपेचुअल पीस, जो कि आई थी 1795 में बाय इमैनुअल कैंट। अच्छा, ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद एक यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक मतलब एंटी वॉर फीलिंग एक जागृत हुई प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो कि 1914 से 1918 तक चला था। तो इसमें ये हुआ कि भाई मतलब ये गलत है, युद्ध नहीं होनी चाहिए। और इसी के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ लिबरलिज्म को लोगों ने सपोर्ट किया। इस विचारधारा का एकदम से मतलब होता है ना फ्लेयर, एकदम से इस विचारधारा को बड़ा बल मिला। दूसरा, अब इसकी समाप्ति, इसको भी हम शुरू में समझ लेते हैं। देखिए इसकी ये था कि अगर हम दुनिया के अंदर शांति स्थापित करते हैं, है ना, तो इससे और हम इस तरफ ध्यान देते हैं, जो कि इसके फीचर्स अभी आगे हम देखेंगे, तो क्या हुआ, आगे युद्ध नहीं होंगे। और उसमें एक इन लोगों की एक आस्था ये भी थी कि अगर एक इंस्टीट्यूशन हो दुनिया के अंदर, जैसे लीग ऑफ नेशंस, अगर इस टाइप का कोई इंस्टीट्यूशन हो जिससे कि जो एक काम करे दुनिया में शांति स्थापित करना, और साथ में अगर किसी के कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गए तो उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया जाए, सॉर्ट आउट कर दिया जाए रीज़न के साथ में, तो फिर युद्ध नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वुड्रो विल्सन जो कि इसके बहुत बड़े प्रणेता थे, लेकिन बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको ज्वाइन नहीं किया। और फिर मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो भी हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो लिबरलिज्म है ये थोड़ा सा साइड लाइन हो गया। और इसके बाद रियलिज्म जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, वो सीन में आया। लेकिन इसके साइड लाइन होने के बाद आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड कुछ नई नई और इसके जो होते ना ऑफ शूट्स, वो निकले। राइट, तो इस तरीके से ये भी जो विचारधारा है, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एकदम से लोगों ने इसको बहुत स्वीकार करा, और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये नियो लिबरलिज्म टाइप में तब्दील हो गया। राइट, अब देखिए ये जो विचारधारा है इसकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हैं। इन लोगों का मानना ये था, इनका जो मतलब एक तरह से बहुत बड़ा बिलीफ था, वो ह्यूमन रीजन में बिलीफ था, तार्किकता के अंदर बिलीफ था। सोच जो है वो तार्किक हो, जो कि जॉन लॉक ने दिया था। जॉन लॉक ने ये माना कि जो रीज़न है वो बहुत आवश्यक है, किस चीज़ के लिए है कि मतलब जो सोसाइटी है उसको हम किस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं, और उसको हम और अच्छे से किस तरह से शेप कर सकते हैं। रीज़न के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म किया जा सकता है, ये इन्होंने सबसे पहली इसकी खासियत मानी, जो कि जॉन लॉक ने दी। उसके बाद इनका मानना है कि बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल प्रोग्रेस। मतलब जो रीज़न है, रीज़न से हम क्या कर सकते हैं, हम समाज को आगे प्रगति के पथ पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजीज हैं कैन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। मेन बात क्या थी कि ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हुआ, तो लोगों का ये था कि भाई किसी तरीके से युद्ध नहीं होना चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस दुनिया में नहीं होनी चाहिए। कैसे, अगर हम लोग तथ्यों के साथ में या फिर तार्किकता के साथ सोचेंगे, लॉजिकल वे में सोचेंगे, तो समाज तरक्की करेगा। और साथ में अगर हम लॉजिकल तौर पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी रणनीतियाँ अपनाएंगे रीज़न के साथ में, जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, इनका जो फोकस था वो स्टेट सोसाइटी लिंकेज के ऊपर भी था। मतलब कि जो डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो पॉलिटिक्स होती है, एक देश की जो पॉलिटिक्स है, उस देश के अंदर क्या समस्याएं हैं, वो देश चाहता क्या है, उसके एस्पिरेशंस क्या हैं।
ठीक है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित करती हैं। इनका ये भी, इन्होंने इस बात पे भी बल दिया। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति, और साथ में एक दूसरी चीज़ और, पावर में कौन व्यक्ति है, एक जो डोमेस्टिक, एक जो नेशन है उसमें क्या सिचुएशंस है और वहाँ पे पद पे कौन बैठा हुआ है। तो इन्होंने ये भी माना कि वो जो चीज़ है, एक नेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दुनिया की जो एक शांति है या फिर दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको अफेक्ट करती है। राइट, इसी के संदर्भ में इन्होंने लिखा, जैसे कैंट ने ये बोला, इमैनुअल कैंट ने ये दिया था अपनी पुस्तक परपेचुअल पीस में, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा, जो कि 1795 में आई थी। इन्होंने बोला है, देखिए जो मैंने अभी बताया है, कॉजल लिंक बिटवीन फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक रजीम एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। जिस तरीके की वहाँ पे डोमेस्टिक रजीम होगी वो जो है युद्ध की पॉसिबिलिटी को घटा और बढ़ा सकती है। ठीक है, अब देखिए आगे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो लिबरल जो थ्योरिस्ट हैं ये बिलीव करते हैं प्लूरलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस में और प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो स्थिति आई वो रियलिज्म बढ़ा ज़्यादा। रियलिज्म का ये मानना था, रियलिज्म का इम्पोर्टेंट जो एक तरह से वो एम्फेसिस है वो स्टेट के ऊपर रहता है, कि जो स्टेट है, जो राज्य है, हेंस मॉर्गेंथौ इसी की बात करते हैं कि जो राज्य है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन लिबरल जो थ्योरिस्ट हैं ये मानते हैं प्लूरल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि नॉन स्टेट एक्टर्स को भी वो इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज, एनजीओज, ये सब रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, पीस में भी और वॉर के अंदर भी। इन्होंने इस चीज़ को भी स्वीकार किया। इसके बाद जो लिबरल थिंकर्स थे, जो कि डेविड रिकार्डो, रिचर्ड कॉब्डन, इनको फॉलो करते थे, तो इनका मानना ये था कि जो मतलब ये लोग फ्री ट्रेड होनी चाहिए दुनिया के अंदर। मतलब जैसे कि बाद में LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो ये स्थिति उत्पन्न हुई, इनका मानना ये था कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पैसे के द्वारा एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि उससे युद्ध के चांसेस कम हो जाएंगे। इनका मानना ये था, है ना। मतलब वो डेविड रिकार्डो, रिचर्ड कॉब्डन की फिलॉसफी को फॉलो करने पे इन्होंने इस बात को माना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि कश्मीर के अंदर हमारा काफ़ी जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है वो UAE के द्वारा भी है। अब पाकिस्तान जो है हमला नहीं कर सकता है, हमला इन द सेंस कि जो इंस्टीट्यूशंस बिल्डअप होंगे उनको एक तरह से डायरेक्ट नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं करेगा, अगर करेगा तो नुकसान UAE के द्वारा भी होगा, UAE को वो नाराज़ नहीं कर सकता है। राइट, तो दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये फ्री ट्रेड है ना, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, और दूसरा एम्फेसिस ऑन इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने जो दुनिया में जैसे प्लूरलिस्ट इंस्टीट्यूशंस की ये बात करते हैं, तो ऐसे ही आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन्होंने मतलब जो एम्फेसिस दिया वो दिया लीग ऑफ नेशंस पे। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस की इन लोगों ने बात करी, और लीग ऑफ नेशंस इसी विचारधारा के तहत जो वुड्रो विल्सन है उन्होंने अपना 14 पॉइंट प्रोग्राम रखा था, और उसमें भी उन्होंने इसी टाइप की जो मतलब बातें उन्होंने रखी थी। हालांकि बाद में फिर वो फेल हो गया, बहुत सारे कारण थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे नेशंस जैसे जर्मनी और इन लोगों ने अपने आप को, जो ह्यूमिलिएशन इनका हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उसी की परिणति थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर। और दूसरा फिर अपने अपने सब देशों के खुद के जो स्वार्थ थे, निजी स्वार्थ थे, वो भी इसके सामने आए। ठीक है, लेकिन खैर हम लोग तो अपना लिबरलिज्म को समझते हैं। अच्छा देखिए, अब इसमें कुछ हम थिंकर्स को समझते हैं जिन्होंने लिबरलिज्म जो है उसके बारे में बातें करी हैं, जैसे एडम स्मिथ, जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम। इन्होंने समझाया कि जॉन लॉक जो है इनको कहा जाता है फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। राइट, अच्छा इसमें इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट शुड रूल बाय द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इनका ये मानना था। इन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो जो शासित हैं उनके अनुसार उनको शासन करना चाहिए, उनकी इच्छा के अनुसार। इन्होंने लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में बातें करी। दूसरा इन्होंने कहा कि जो राज्य की जो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, लोगों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो ये लिबरलिज्म यहाँ से एक तरह से आप शुरुआत मान लीजिए, है ना, इस पे इन्होंने बड़ा बल दिया, इसी वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। अच्छा, इसके बाद आते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कहते हैं ये इकोनॉमी, एडम स्मिथ का आपने वैसे भी सुना होगा, है ना, इकोनॉमी में इनका काफ़ी बड़ा मतलब योगदान है, और ये इकोनॉमिक मैन की बात करते हैं। इनका मानना यह है कि व्यक्ति जो है मैक्सिमाइज सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब वो व्यक्ति अपने हित के लिए जब मैक्सिमाइज काम करेगा तो उससे क्या होगा कि समाज में जो है आर्थिक प्रोस्पेरिटी वो अपने आप स्थापित
हो जाएगी। मतलब एक इंसान अच्छे से काम करे अपने हित के लिए, वो कैसा जीवन चाहता है, आप इसको यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि व्यक्ति पैसे से मोटिवेट होता है, और पैसा कमाने के लिए जो वो काम करता है तो उससे क्या होता है कि समाज का भी उत्थान होता है, कि काम ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, समाज के अंदर रोजगार उत्पन्न होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई भी बढ़ेगी, और इस तरीके से प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। ठीक है, ये इन्होंने जो टर्म दिया, इन्होंने एक नया टर्म को फ्रेम किया, लेसा फेयर इकोनॉमी। लेसा फेयर इकोनॉमी का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उसका कम से कम इंटरवेंशन होना चाहिए मार्केट के अंदर, मतलब रेगुलेटरी टाइप हो, लेकिन खुद मार्केट में ज़्यादा इंटरफेयर हर चीज़ में नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, और एक तरह से मार्केट को खुला छोड़ देना चाहिए। तो इन्होंने फ्री मार्केट की बात करी, उस पर इन्होंने बल दिया कि फ्री मार्केट अगर होगा तो राज्य में राष्ट्र के अंदर जो है संपन्नता बढ़ेगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी तो प्रॉब्लम्स कम होंगी, शांति स्थापित होगी अल्टीमेटली, और युद्ध नहीं होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट थिंकर है इसके अंदर जो इससे संबंधित है वो है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम बिलीव करते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खुशी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इनका मानना यह है कि जो इंडिविजुअल है उसको अपने प्लेजर पे फोकस करना चाहिए, मतलब जो चीज़ों से उसे खुशी मिलती है उसको वो काम करना चाहिए, और जिन चीज़ों से उसे दुख पहुंचता है वो चीज़ें कम से कम करनी चाहिए। तो जब व्यक्ति खुशी की तरफ ज़्यादा रहेगा तो क्या नाम है, समाज के अंदर अपने आप ही जो है पॉजिटिवनेस रहेगी। ठीक है, और उसके साथ में इन्होंने जो है इंटरनेशनल कोर्ट को भी प्रपोज किया था, जो कि फिर बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो हेग में है वो बना है। तो ये जो इसको प्रपोज जो है वो इन्होंने किया था, जेरेमी बेंथम ने, मतलब जिससे कि दुनिया में एक दूसरे के ऊपर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जाके वहाँ पे अपना विवाद का निपटारा उसके माध्यम से किया जा सकता है। तो देखिए ये है बेसिक लिबरलिज्म की जो थ्योरी है वो, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमने समझी। आगे इससे संबंधित जो और वीडियोस हैं उसके द्वारा हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे न्यू लिबरलिज्म क्या है उसके बारे में, और हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में बातें करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।